ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम नई क्लास लेकर आए किसकी, वॉइस की, यानी कि वॉच। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि क्यों इसका अध्ययन करते हैं। तो क्यों अध्ययन करते हैं यह जानने के लिए आपको जानना होगा कि वॉइस कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है स्टूडेंट कि वाक्य का रूप तो बदल जाए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है टू चेंज द फॉर्म। वाक्य का रूप तो बदल जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। वाक्य का रूप तो बदल जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए तो यह क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इंटरमीडिएट में इसी टॉपिक को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के नाम से पढ़ते हैं। हाई स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से पढ़ते हैं। तो इसका उद्देश्य क्यों है, क्या है कि वाक्य का स्वरूप तो बदल जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए। जैसे मैंने कह दिया कि राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, ठीक है ना? राम ने रावण को मारा और मैंने कह दिया रावण वाज किल्ड बाय राम, किल्ड बाय राम। ये किसमें है? पैसिव वॉइस में। रावण राम के द्वारा मारा गया। दोनों का स्वरूप तो अलग है। यहां देख रहे हैं कि राम सब्जेक्ट है, यहां रावण सब्जेक्ट है, यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आया है, यहां एज ए हेल्पिंग वर्ब वाज आया है, ठीक है, यहां थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आया है, प्रीपोजिशन आया है, ठीक है ना? लेकिन पिछले वाक्य में ऐसा फॉर्म है नहीं, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। राम रावण के द्वारा, सॉरी रावण राम के द्वारा मारा गया या राम ने रावण को मारा, दोनों के अर्थ में कोई अंतर है नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि वाक्य का स्वरूप तो बदल जाए लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसी का एक पार्ट क्या है? वॉइस है। क्या है? वॉइस है, ठीक है ना? तो वॉइस में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। ठीक है स्टूडेंट? तो डियर स्टूडेंट, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार की होती हैं? तो आप सभी लोग जानते हो ना कौन कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? एक्टिव वॉइस। सभी लोग बताइए कौन सी होती है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एंड द सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। वेरी नाइस। सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कर्तृवाची। और पैसिव वॉइस को कर्मवाची। कर्तृवाची और कर्मवाची। यहां तक बातें आपको क्लियर होगी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज द पैसिव वॉइस। इज दैट क्लियर? अब देखना है एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्तृवाची। और पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं? कर्मवाची। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा। कर्त मींस कर्ता, ठीक है? कर्त से तात्पर्य किसे निकाले? कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? सब्जेक्ट। तो इसमें जो मेन रोल होगा किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा। इसमें किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है जाननी है हमें? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसकी परिभाषा लिखेंगे। इनएक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस द वर्ब denotes the action of subject in active voice. The verb denotes the action of a
सब्जेक्ट। हिंदी में आपके बुक्स में डिफिनेशन मिलती है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता मतलब क्या? मुख्यता, प्रमुखता, जो आगे आगे चले ना। जब प्रधान मतलब गांव प्रधान होता है ना, कोई भी मामला होता है सबसे आगे आगे जाता है ना। सेम ऐसे यहाँ है, यहाँ कर्ता सबसे आगे आगे चलेगा। कौन आगे आगे चलेगा? कर्ता आगे चलेगा ना, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल में दिया था? राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था? राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। राम किल्ड रावण, ये सेंटेंस किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। क्यों एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है वह पहले आ रहा है, सब्जेक्ट जो है वह पहले आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमको क्या जानना है कि पैसिव वॉइस, क्या जानना है? पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्म वॉइस। क्या कहेंगे? कर्म वॉइस। तो हमको पैसिव वॉइस जानना है। उधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, क्लियर है ना? ये ऑडियो क्लियर हो रही है, थोड़ा सा इधर हो जाइए, ठीक है। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा तो वो तो सीट तो क्या एडजस्टेबल है, इधर उधर जा सकती है ना। चलिए, तो नहीं दिखाई दे रहा समझ में नहीं आएगा चीजें ना, तो थोड़ा सा इधर बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़ना है हमें? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस द वर्ब denotes the action of object, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले क्या आ जाएगा? रावण। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना होता है पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग वाज, और ये स्टूडेंट्स में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब रखता है किल्ड। रावण वाज किल्ड बाय राम, बन गया रावण वाज किल्ड बाय राम, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, उधर से बैठ जाइएगा बिना शोर किए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा बेटा ना, ठीक है। आपने क्या देखा? अच्छा, इसको हिंदी में परिभाषा क्या कैसे आप बताते हैं कि पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दिया जाता है। यह देख रहे हैं ना, जो रावण उधर ऑब्जेक्ट था यहाँ आकर पहले हो गया ना, ठीक है ना। तो बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? सबसे पहले वॉइस समझा। क्या समझा? वॉइस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इन ट्रांसफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस is changed. Form of sentences is a change, but not its meanings. वाक्य का स्वरूप तो बदल जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरी बात आपने क्या देखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार की होती हैं? दो। फर्स्ट वन इज अ एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज अ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड इन हिंदी कर्तरी वॉइस एंड पैसिव वॉइस इज कॉल्ड इन हिंदी कर्म वॉइस। देन आपको क्या मिला? डिफिनेशन ऑफ both the voices। active voice का in active voice the verb denotes the action of a subject। एग्जांपल आपने देखा कि राम किल्ड रावण। फिर आपने क्या देखा कि पैसिव वॉइस में in passive voice the verb denotes the action of a object। तो आपने क्या पाया? रावण was killed by राम, रावण was killed by राम। I think यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। और परीक्षा में डिफिनेशन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन डे टू डे की लाइफ में जब भी कोई आपका असेसमेंट करना चाहेगा, आकलन करना चाहेगा ना, तो इन्हीं उठा कर चिपकाएगा। अच्छा, पैसिव वॉइस जाना ना, एक्टिव वॉइस जाना ना, तो बताओ तो एक्टिव वॉइस का बोले, तो आपको ये सब चीजें जब क्लियर रहेंगी ना तभी बता पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट डाउन आपने कर लिया। आगे चले, ठीक है ना। यही डालिएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। क्या हेडिंग डाला है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। अब नेक्स्ट सामान्य नियम क्या है? जनरल रूल्स क्या है जो लगभग सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई हो, ठीक है ना? जो लगभग सभी सेंटेंसेस पे, सभी नहीं कह सकते, लगभग, ठीक है ना? जो लगभग सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई हो वह क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, ठीक है ना? तो रूल नंबर 1 है बोले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय, एक्टिव वॉइस से बहुत डिटेल में मैं बता के जाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। यहां से ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप लोग अच्छे से नोट बनाते चलिएगा और जहां भी प्रॉब्लम होगा पूछते रहिएगा ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय, एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं। अच्छा, तो पहला रूल क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब क्या, दोनों एक्सचेंज करते हैं अपने अपने प्लेस को, ठीक है ना? क्या होता है? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अभी आपने देखा था ना, मैंने कहा था राम किल राम, तो एक्टिव वॉइस में रावण उधर था, ऑब्जेक्ट के स्थान पे था, तो पैसिव वॉइस में कहा आ गया? सब्जेक्ट के स्थान पे। अच्छा, एक बात और नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं नोट में लिखवा दूंगा कि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस सदैव ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की नहीं बनती, ठीक है डियर स्टूडेंट? अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट फॉलोज विद एन ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जिसमें उसका कर्म आता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है? अगर कर्म नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, then passive voice is not possible. Is that clear? Without object, passive voice is not clear. You can say in simple words, passive voice is always possible of transitive verb. ठीक है ना? चलिए, तो पहला रूल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? रूल 2, रूल 2 और बेटा पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, के अनुसार उचित सहायक क्रिया का उपयोग कर सहायक क्रिया क्या? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर
कर मुख्य क्रिया के तीसरे रूप, मुख्य क्रिया के तीसरे रूप ब्रैकेट में V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस के अनुसार उचित सहायक क्रिया क्या है? ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं हेल्पिंग वर्ब की चार्ट बनवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है? तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब क्या है ना। जैसे the helping verb of present indefinite tense is do and does, but in passive voice is am are, ठीक है ना? Present continuous is am are, but in passive voice is being am being are being, ठीक है? तो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट में किसका इस्तेमाल करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का। किसका प्रयोग करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का। उसके बाद रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 रूल नंबर क्या है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा ना, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई अथवा किसी अन्य उचित प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, मैंने बाय अथवा किसी अन्य प्रीपोजिशन का नाम क्यों लिया? मैक्सिमम केसेस में बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। जैसे आपने लिखा नो, नोन के साथ टू, ऑब्लाइज के साथ टू, इंटरेस्टेड के साथ इन, तो कई ऐसी क्रियाएं होती है ना जिनके साथ कैसा लगता है? फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ना। ये बातें क्लियर है ना? फिक्स प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ क्या लगता है? फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक आपने रूल देखे हैं, यह लगभग आपके वॉइस का आधा काम आसान कर देगा। ठीक है ना? वॉइस यहाँ से अगर आपने ये तीनों प्रिपेयर कर लिया तो आधा काम लगता है, 50% ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड हियर। ठीक है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट में तैयार करवा दूंगा आप लोगों को, फिर इजीली आप कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर मैं इसको दोबारा समझा ले रहा हूँ। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए इन नियमों को हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, फिर हम देखेंगे चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस। ठीक है ना? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि श्रेया इनवाइट्स कशिश। श्रेया इनवाइट्स कशिश। अब ये स्टूडेंट आप क्या जानते हैं? सबसे पहले तो जानिए कि श्रेया इज सब्जेक्ट हियर, इनवाइट इज अ वर्ब हियर, एंड कशिश इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इतनी बातें क्लियर है? श्रेया सब्जेक्ट, इनवाइट्स क्या है? वर्ब है, और कशिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये स्टूडेंट ये जान लो कि विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। विदाउट ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस बन सकता है, ठीक है, बिना सब्जेक्ट के भी बन सकता है। बिना सब्जेक्ट का एक एग्जांपल बताइएगा। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू इज हिडन। ठीक है ना? जैसे कह दिया कि तुम यहाँ आओ ना, तो इंग्लिश में हम क्यों क्या कह सकते हैं? कम हियर। वी नीड नॉट टू से दैट यू कम हियर, वी कैन ओनली से कम हियर, गो देयर, लुक एट मी। ठीक है,
स्पीक विद मी, यहाँ सब्जेक्ट दिख रहा है नहीं, तो वर्ब तो जरूरी है। विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज अ नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? विदाउट वर्ब अ सेंटेंस इज अ नॉट पॉसिबल। हो गया? अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है तो उसमें वर्ब जरूर आएगा। ठीक बेटा? तो देखिए आपने क्या लिखा, श्रेया इज सब्जेक्ट हियर, इनवाइट्स इज अ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, एंड कशिश इज अ ऑब्जेक्ट। अब क्या देखना है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब का ये कुछ नहीं है चाहे इनके घरे चल जाइए, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? अब जब ये श्रेया चली गई कशिश के घर, तो कशिश कहे खाली अमरी तो के बुलाए, तू ना बोले को ना, लेकिन हम तुम्हारे घरे आए चाहे कुछ भी हो जाए ना, ठीक है ना? तो देखिएगा, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हो रहा ना? जाहिर सी बात है कि जब तू इनके घरे न्योता करे जेबू, तो तुम्हारे घरे एक बार करिए, आइए ना। तो देखिएगा, श्रेया किसके घर जाती है? कशिश के घर, और कशिश किसके घर आती है? श्रेया के घर। तो सबसे पहले इनका घर बदल के देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कशिश, कशिश, और यहां मैंने लिख दिया क्या? श्रेया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो रही बात किसकी? कशिश। यहां पहला रूल क्लियर हुआ कि दोनों लोगों ने अपना घर बदल लिया। श्रेया चल गई कशिश के घर, कशिश चली गई श्रेया के घर। अब ये स्टूडेंट मैंने क्या बताया कि यहां तक बातें क्लियर करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पैसिव वॉइस के साथ। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइड क्रिया इज एंड आर होती है। क्या होती है? इज एंड आर होती है। अब क्या है? कशिश इज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है ना? कशिश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में इज लगेगा, तो क्या करेंगे? इज अ, कशिश इज अ। अब क्या बताया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, तो क्या कर देंगे? इनवाइटेड। अब हम बताएं नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई या अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो क्या कर दिए? बाई लिख दिए, बन गया कशिश इज इनवाइटेड बाई श्रेया। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एक बार देख लीजिएगा आप लोग इसको। स्टूडेंट आज की क्लास में ना इतना ही रोक देते हैं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार खूब अच्छे से अगर आपने प्रिपेयर कर लिया ना, तो नेक्स्ट वीडियोज में आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएगी ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं चार्ट आपको क्लियर करवा दूंगा। पार्ट 2 जब वीडियो आएगी इसकी अपलोड होगी, तो आपका चार्ट तो क्लियर ही हो जाएगा। साथ में ना मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही रह लेते हैं। खूब अच्छे से इसका नोट बना करके 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना? हो जाएगी ना सबको? इधर आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? इधर आपको समझ में? ठीक।